हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, हमारा थ्योरी का सेशन चल रहा है जिसमें हम कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हेक्सा के बारे में। तो कुछ डिटेल्स थी वो हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। बाकी इस क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड, अगर आपने वो पीछे की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो पूरा वीडियो वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा एक हेक्सा ब्लेड का विवरण, स्पेसिफिकेशन दीजिए तथा माइल्ड स्टील के पाइप को काटने के लिए किस प्रकार के ब्लेड का चुनाव है वो करेंगे। अपने चुनाव का कारण भी दीजिए, रीजन भी पूछ रखा है इसमें। यानी कि इसमें है ना, जो हेक्सा ब्लेड का चयन की जो बात की गई है वो क्या होगा, पिच के अनुसार उसकी डिपेंड करेगा, उसकी पिच के ऊपर कि हम कौन सा पिच का ब्लेड यूज करेंगे, कोर्स का, मीडियम का, फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड को यूज करेंगे। तो एग्जाम में क्या कंपटीशन लेवल में आपको कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से लगभग देखने के लिए मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। और जब भी आप क्लास को देखते हैं तो देख दिल से अटैच होकर क्लास को देखते चलिएगा। ठीक है, तो इसमें हेक्सा ब्लेड का विवरण है वो किस प्रकार दिया जाता है, तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच से। तो फर्स्ट क्या है हमारा, लंबाई, हाइट क्या है, तो लंबाई के अनुसार वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले ब्लेड है वो 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर तक होते हैं। ठीक है, 200, 250 और 300 तक साइज में क्या हमारे ब्लेड मिलते हैं। ठीक है, और उनको फिट करने के लिए किसका, हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। तो वो भी क्या, सॉलिड और एडजस्टेबल टाइप, और एक होता है डीप कटिंग। तीन प्रकार के हेक्सा फ्रेम हमारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, विड्थ। तो विड्थ में क्या है, ब्लेड की चौड़ाई है वो 13 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर तक होती है। 13 से 16 तक की हमें क्या है, ब्लेड की विड्थ मिल जाएगी। और इसकी थिकनेस, मोटाई, तो ब्लेड की मोटाई वो 0.63 से 0.8 तक होती है। ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है, 0.63 से 0.8 तक आपको ब्लेड की थिकनेस यानी मोटाई देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिच। ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पिच को हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, पिच। ठीक है, दांतों की पिच सेंटीमीटर में दांतों की संख्या के अनुसार ब्लेड है वो 4 प्रकार की होती है। पिच के अनुसार कितनी होती है ब्लेड, 4 प्रकार की होती है। कौन सी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड और वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब इनको डिटेल से समझ लेते हैं कि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस है क्या, किस प्रकार हमने इसको अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो कोर्स पिच ब्लेड में क्या होता है, 5 से 6 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। यानी कि इसकी पिच कितनी होती है, 1.8 मिलीमीटर इसकी पिच होती है। अब पिच क्या होती है, पिच होती है जैसे कि ये हमारे दांते कटे हुए हैं। ठीक है, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी क्या होती है, हमारी पिच होती है। ठीक है, तो वो पिच के 1.8 मिलीमीटर, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, 1.8 ठीक है, यानी कि प्रति सेंटीमीटर 5 से 6 दांते कटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 5 से 6 दांते वो कटे हुए होते हैं। कौन से पिच ब्लेड में, कोर्स पिच ब्लेड में। सेकंड है हमारा मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड में क्या है कि इसमें 8 दांते प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं और इनकी पिच होती है वो 1.25 मिलीमीटर होती है। यानी कि ये कितनी थी, 1.8 थी, लेकिन जो मीडियम पिच ब्लेड होगा उसमें कितनी होगी, 1.25 की पिच रहेगी। और 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होंगे, 8 दांते कटे हुए मिलेंगे। तो वो कौन सा होगा, मीडियम पिच ब्लेड रहेगा। थर्ड हमारा फाइन पिच ब्लेड। तो फाइन पिच ब्लेड में क्या है, 10 दांते प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं। कितने, 10 दांते प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं और इसकी पिच कितनी होती है, 1 मिलीमीटर होती है। यानी कि 10 दांते 1 सेंटीमीटर में कितने हमारे 10 दांते हैं, तो इनकी पिच कितनी हो जाएगी, 1 की पिच हो जाएगी ना, 10 भागों में 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लेंगे। और लास्ट हमारा वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब वेरी फाइन पिच ब्लेड कौन सा होता है, तो इसमें क्या होते हैं, 12 दांते प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं और इसकी पिच कितनी होती है, 0.8 मिलीमीटर इसकी पिच होती है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होंगे, 12 दांते। तो ये क्या, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका लेकर रख सकते हैं।
ठीक है। कंपटीशन लेवल में आपको आईटीआई के एग्जाम में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, और पिच के अनुसार ही क्या हम ब्लेड का चयन करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा एज के अनुसार। अब एज के अनुसार क्या दो प्रकार के ब्लेड होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा, कौन सा, सिंगल एज ब्लेड और डबल एज ब्लेड। अब सिंगल एज और डबल एज ब्लेड में क्या अंतर है, तो सिंगल एज ब्लेड होती है उसमें एक तरफ दांते कटे होते हैं, ब्लेड के एक तरफ दांते कटे होते हैं। लेकिन जो डबल एज ब्लेड होती है उसमें क्या होते हैं, दांते हमारे दोनों तरफ दांते कटे होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या होते हैं, दांते कटे हुए होते हैं, वो डबल एज ब्लेड होती है। और सिंगल एज ब्लेड होती है वो एक तरफ दांते कटे हुए होते हैं। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूज किसका होता है नॉर्मली, तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम सिंगल एज ब्लेड का। अब सिंगल एज ब्लेड का क्यों यूज करते हैं, तो वो इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो दांते कटे होते हैं वो क्या एक ही तरफ दांते कटे होते हैं। तो जैसे हम कोई कट लगाते हैं या कोई स्लोट बनाते हैं तो एक तरफ से क्या दांते काटते हुए चले जाएंगे, पीछे का भाग क्या रहेगा, पतला रहेगा। अब पीछे का भाग कैसे पतला रहेगा, वो इसलिए कि कुछ दांते दाएं कुछ दांते बाएं मुड़े हुए होते हैं। तो ठीक है, ब्लेड की थिकनेस से क्या होगा, इसकी जो हमारा जो स्लोट जो कटेगा उसकी थिकनेस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, जैसे कि इस फिगर में दिखा रहा है, यहां पर गैप बचेगा। और पीछे कोई भी दांते नहीं कटे हुए, यहां से ये बंद है। ठीक है, तो क्या ये आसानी से काटता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो हमारा डबल एज ब्लेड होता है उसमें क्या होता है, दोनों साइड में दांते कटे होते हैं। अब दोनों साइड में दांते कटे हुए तो जितनी यहां से चौड़ाई है, यानी कि ये चौड़ाई है, यही दूसरी साइड के दांतों की चौड़ाई रहेगी, है ना। जो नीचे की तरफ से जो ये स्लोट जो काटता हुआ जा रहा है इसकी चौड़ाई के बराबर ही तो ऊपर के दांतों की चौड़ाई रहेगी। लेकिन जैसे ये नया ब्लेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये कट गहरा होता जाएगा ब्लेड के दांते क्या होंगे, साइडों से घिसते चले जाएंगे थोड़े थोड़े। अब जैसे साइडों से घिसते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, स्लोट की विड्थ चौड़ाई है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे करके ऐसे कम होती जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ के जो दांते हैं, दूसरी तरफ के जो दांते हैं उनको तो हमने यूज ही नहीं किया है, तो बिना यूज के वो घिसेंगे नहीं। तो जैसे जैसे वो गहराई में जाते जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर आकर क्या होगा, वो यहां पर आके क्या होगा, घर्षण पैदा करने लगेंगे। तो क्या होगा, ब्लेड है वो उसमें स्लोट में फंसने लगेगा। ठीक है, तो क्या इसका ये डिसएडवांटेज क्या है कि जो डबल एज ब्लेड होता है उससे क्या हम गहरे कट वगैरह नहीं लगा सकते हैं, गहरे कट वगैरह लगाएंगे तो घर्षण ज्यादा होगा और क्या हमारा ब्लेड है वो बार बार स्लोट में फंसेगा, तो इससे क्या हमें आसानी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड आगे देख लेते हैं। आगे है हार्डनेस के अनुसार। तो हार्डनेस के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, कौन से, ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल हार्ड। अब ऑल हार्ड ब्लेड कौन से होते हैं और फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड है वो कौन से होते हैं, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, डिटेल्स में हम इन सबको आगे पढ़ेंगे। तो ऑल हार्ड ब्लेड में होता है, ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है कि इसके पिन होल को छोड़कर, जैसे कि ये हमारा ब्लेड है, जैसे ये हमारा ब्लेड है, ठीक है, ये हमारा क्या ब्लेड है, ये दोनों पिन होल है। ठीक है, अब पिन होल को छोड़कर बाकी पूरे भाग को, दांतों को भी और पीछे के पूरे भाग को क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। वो कौन सा होता है, ऑल हार्ड ब्लेड होता है। ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड कौन सा होगा, पिन होल को छोड़कर बाकी पूरे ब्लेड को क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है, वो ऑल हार्ड ब्लेड होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही जरा सा कोई झटका लगता है तो ये ब्लेड टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हार्ड है। और हार्डनेस में किसका गुण होता है, तो ब्रिटलनेस का गुण है वो हार्डनेस में होता है। और ब्रिटलनेस एक ऐसा गुण है जो गुण अगर किसी धातु में होता है तो उसके ऊपर अगर जोर से झटका लगता है तो वो क्या है, टूट जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या फिर दूसरा ब्लेड हमारा बनाएगा फ्लेक्सिबल हार्ड। अब फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड कौन सा है, तो फ्लेक्सिबल हार्ड जैसे कि हमारा ये ब्लेड है कोई, ठीक है, ये हमारा क्या कोई ब्लेड है, अब इसमें भी क्या पिन होल है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि सिर्फ दांतों को ही हार्ड किया जाएगा। अब दांतों को हार्ड क्यों किया जाएगा, अगर कि दांतों को अगर हम हार्ड नहीं करेंगे तो क्या वो दूसरी धातु को काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा, क्योंकि एक धातु अगर दूसरी धातु से हार्ड होगी तभी तो वो उस धातु को काट पाएगा ना। तो नॉर्मली क्या है, दूसरी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए तो हम हार्डनेस करते हैं। हार्डनिंग क्यों की जाती है, धातु को हार्ड करने के लिए, और हार्ड धातु होती है वो नरम धातु को आसानी से काट सकती है। तो इसके लिए क्या, इसके दांतों को क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। लेकिन पीछे का भाग जो ये बच गया, बाकी सारा भाग पिन होल, बाकी सारा भाग उसको क्या रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है,
उसको क्या रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है पीछे के भाग को। तो इसमें फायदा ये होता है कि जैसे हम ब्लेड से कटिंग कर रहे हैं, अगर इस पर कोई झटका लगता है तो ये आसानी से ब्लेड है वो टूटता नहीं है। अब क्यों नहीं टूटता, क्योंकि इसके सिर्फ दांतों वाले भाग को क्या है हमने हार्ड किया है, पीछे का भाग है वो क्या हमारा नरम है, सॉफ्ट है, तो वो क्या होगा झटके आदि को सहन कर लेगा। तो इसके लिए क्या हम फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड भी बनाते हैं। तो दो टाइप के ब्लेड हो गए, कौन से, ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड। ठीक है, अब ब्लेड का स्पेसिफिकेशन है वो किस प्रकार से दिया जाता है, तो ब्लेड का स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे हैंड हेक्सा ब्लेड 300 मिलीमीटर की लंबाई उसकी, गुणा 16 मिलीमीटर चौड़ाई, गुणा 0.8 मिलीमीटर उसकी थिकनेस मोटाई, मीडियम पिच, सिंगल एज और ऑल हार्ड ब्लेड। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ब्लेड की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये मोटाई हो गई, मीडियम पिच, पिच कौन सी थी, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, तो मीडियम पिच का ब्लेड चाहिए। अब एज कौन से थे, सिंगल एज और डबल एज, तो सिंगल एज ब्लेड हो गया हमारा। और उसके बाद में आती है हमारी हार्डनेस की, फ्लेक्सिबल हार्ड चाहिए या हमें ऑल हार्ड चाहिए, तो इसने क्या ऑल हार्ड दे रखा है। ठीक है, अब सेकंड में देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सेकंड में दिया है हैंड हेक्सा ब्लेड 250 मिलीमीटर, यानी कि 250 मिलीमीटर वो क्या है ब्लेड की लंबाई है, इंटू 14 मिलीमीटर, तो 14 मिलीमीटर क्या है, ये हमारी चौड़ाई है, विड्थ है। ठीक है, इंटू 0.7 मिलीमीटर, तो ये क्या है इसकी थिकनेस, मोटाई है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में दिया आगे फाइन पिच ब्लेड, अब पिच आ गई, फाइन पिच ब्लेड। ठीक है, और सिंगल एज, सिंगल एज यानी कि एक साइड जिसके दांते हो, और उसके बाद में क्या है इसमें हार्डनेस नहीं दी हुई है कि ऑल हार्ड चाहिए या फ्लेक्सिबल हार्ड चाहिए, तो हम कौन सा भी ले सकते हैं, ऑल हार्ड भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल हार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर अगर लिखा हुआ है कि ऑल हार्ड चाहिए या फ्लेक्सिबल हार्ड चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ब्लेड का चयन करेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे पूछा गया था कि माइल्ड स्टील की पतली पाइप को कटिंग करने के लिए हम किस पिच के ब्लेड का चयन करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक माइल्ड स्टील की पतली पाइप काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का चुनाव करना चाहिए। अब फाइन पिच ब्लेड का ये चुनाव क्यों करना चाहिए, तो इसका रीजन भी इसने आगे क्या है दे रखा है। इस ब्लेड का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या वो 14 होती है, कितनी 12 से 14 तक मिल जाती है। ठीक है, जिससे पाइप की पतली मोटाई पर दो दांते आसानी से टिक सके और कटाई कर सके। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जो धातु हम काट रहे हैं, जो धातु हम काट रहे हैं उसकी थिकनेस कम से कम इतनी होनी चाहिए, या फिर जिस ब्लेड से हम कटिंग कर रहे हैं तो उसकी पिच मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि जो हमारे जिस धातु की जो थिकनेस है उसके ऊपर हेक्सा के कम से कम 2 दांते टिके हुए होने चाहिए। कितने दांते, 2 दांते मिनिमम टिके हुए होने चाहिए। ठीक है, अब 2 दांते ही क्यों टिके होने चाहिए, तो ये मिनिमम है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 3 दांते भी 4 दांते भी हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 दांते टिके हुए होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 दांते टिके हुए होने चाहिए। अगर एक ही दांता टिका हुआ होगा, अब सपोज दैट कि एक ही दांता टिका हुआ है, जैसे कि ये हमारा है, जैसे इसकी क्या एक mm है, अब मान लो कि इसके ऊपर क्या एक ही दांता टिका हुआ है, अब दूसरा दांता यहां पर है और तीसरा दांता यहां पर है, तो अब क्या करेगा, जैसे ये एक दांता आगे जाएगा, जैसे ये एक दांता आगे जाएगा तो इसके बीच का गैप और इस दांते का बीच का गैप ये तो बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और ये बीच की बराबर है। तो जैसे ये दांता आगे निकला तो ये जो यहां पर जो कट बना हुआ है इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो जोब होगा उसके अंदर फंस जाएगा, यहां ऊपर यहां फंस जाएगा, तो उससे क्या होगा, झटका लगेगा ब्लेड में, ब्लेड का टूटने का डर रहेगा। ब्लेड के दांते भी टूट जाते हैं, तो वो ब्लेड के दांते क्यों टूटते हैं या फिर ब्लेड फंस फंस कर क्यों चलता है, वो इसी वजह से चलते हैं कि हम जोब या धातु की मोटाई के अनुसार उचित पिच का चयन है वो नहीं करते हैं। तो अगर हम पतली धातु की कटिंग कर रहे हैं तो फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड का यूज करना चाहिए। अगर हम मोटी धातु की कटिंग कर रहे हैं तो कोर्स या मीडियम पिच का ब्लेड हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें दिया कि माइल्ड स्टील की पतली पाइप काटने के लिए, तो माइल्ड स्टील की पतली पाइप काटने के लिए किस पिच ब्लेड का यूज करेंगे, फाइन पिच ब्लेड का हम चयन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पुराने ब्लेड से बने ग्रू में नए ब्लेड का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। पुराने ब्लेड से बने ग्रू में नए ब्लेड का प्रयोग है वो क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि जैसे जैसे हम ब्लेड को यूज करते रहते हैं तो उसके दांते क्या है, घिसते रहते हैं। दांते जब घिसते रहेंगे तो क्या होगी, साइडों से उसकी विड्थ है वो कम होती जाएगी। तो वो स्लॉट या जो होगा उसकी क्या है, चौड़ाई है वो कम बनाता जाएगा। और नया ब्लेड होगा वो क्या बनाएगा, पूरे साइज का स्लॉट बनाएगा। और पुराना ब्लेड है उसने क्या किया, कम साइज का बनाया स्लॉट। और जो नया ब्लेड होगा तो वो उसमें क्या होगा, फंसने लग जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा गैप की आवश्यकता होगी। लेकिन पुराने ब्लेड ने क्या इतना गैप वो बना ही नहीं पाया, क्योंकि वो घिसा हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, डिटेल इसमें देख लेते हैं। हेक्साइंग करते समय ब्लेड के दांते जो बाहर की तरफ झुके रहते हैं घिस जाते हैं। क्या बोला है, हेक्साइंग करते समय ब्लेड के दांते जो बाहर की तरफ झुके रहते हैं, कैसे कि एक दांता दाएं, एक बाएं, एक दाएं, एक बाएं, ऐसे होता है ना जो दांतों की सेटिंग करते हैं, स्टेगर्ड सेट और वेव सेट, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि बाहर की तरफ जो दांते झुके हुए होते हैं वो क्या बार बार यूज में लेने से घिस जाते हैं, जिससे गुरु की चौड़ाई वो कम होती है। अब जब दांते बाहर से घस गए तो वो गुरु की चौड़ाई क्या करेंगे, कम करेंगे। और जो ब्लेड प्रयोग करना है उसकी मोटाई अधिक होगी। अब जो हम ब्लेड नया ब्लेड यूज करेंगे उसकी मोटाई क्या होगी, दांतों के आगे से ज्यादा मोटाई होगी, जिससे उसी कट में प्रयोग करने से ब्लेड उसमें फंसेगा और टूट भी सकता है। तो जिससे क्या होगा, अगर उस कट में हम नया ब्लेड यूज करेंगे तो वो क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा, फंसने लगेगा उसमें। और फंसेगा तो क्या हो सकता है, जोर से झटका लग जाए तो वो उसने क्या है, टूट भी सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो इसलिए पुराने ब्लेड से बने ग्रू में नया ब्लेड का प्रयोग वो नहीं करना चाहिए। जैसे हम कटिंग कर रहे हैं, अगर हमारा ब्लेड है टूट गया है तो हमें दूसरा ब्लेड अगर हमें लगाना है तो वहां पे हमें कोई पुराना ब्लेड ही दूसरा हेक्सा में टाइट फिट करना चाहिए। उसके बाद पुराने ब्लेड से ही उस कट की गहराई को क्या है, पूरा हमें करना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें दिया है इसलिए जहां तक संभव हो नए ब्लेड का प्रयोग नए कट से ही करना चाहिए। इसमें लिखा है कि नए कट का प्रयोग नए ब्लेड का प्रयोग वो नए कट से ही हमें करना चाहिए। अब नए कट से क्यों करना चाहिए, तो नए ब्लेड का प्रयोग अगर नए कट से करेंगे तो वो क्या होगा, अपने सही साइज के अनुसार जितने में वो कंफर्ट है उसी के अनुसार वो स्लॉट की विड्थ बनाएगा, चौड़ाई बनाएगा, तो वो क्या ब्लेड आसानी से कटिंग कर लेगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है ब्लेड की लंबाई है वो कहां से कहां तक मापी जाती है। ब्लेड का साइज है वो कहां से कहां तक लेते हैं, ये भी बहुत बार है कंपटीशन लेवल में, आईटीआई लेवल के, अप्रेंटिस लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए इसको। ब्लेड की लंबाई उसमें बने दो सुराखों को सेंटर की दूरी से ली जाती है, या फिर एक सुराख के अंदर के किनारे से दूसरे सुराख के बाहर के किनारे से मापी जाती है। क्या बोला है कि जो दो सुराख होते हैं उनके सेंटर की दूरी से ली जाती है, या फिर एक होल के अंदर के सिरे से दूसरे होल के बाहर तक के सिरे से ली जाती है। जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है डियर फ्रेंड, तो ब्लेड की लंबाई कौन सी है, लेंथ ऑफ ब्लेड। ये क्या है, लेंथ ऑफ ब्लेड। ब्लेड की लंबाई कहां से ली है, पिन होल बोलते हैं इनको, पिन होल के सेंटर से, एक सा ब्लेड के दोनों पिन होल के सेंटर से, पिन होल के बीच की दूरी से क्या है, लेंथ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की लंबाई है वो मापी जाती है। अब बाहरी किनारों से अगर हम लंबाई लेंगे तो वो क्या होगी, ओवरऑल लेंथ, फुल लंबाई। क्या होगी, ओवरऑल लेंथ, फुल लंबाई। ये इसकी विड्थ दी हुई है, ये इसकी यहां पर थिकनेस दी हुई है। ठीक है, लेंथ हमें पता चली गया। ये इसके तीत कटे हुए हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, पिच होती है, जैसे कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। ठीक है, ओवल हार्ड होते हैं, उनको क्या है, पूरे भाग को, पिन होल को छोड़कर बाकी पूरे भाग को हार्ड किया जाता है। फ्लेक्सिबल हार्ड होता है, उसकी क्या है, केवल दांतों वाले भाग को ही हार्ड किया जाता है, बाकी पीछे का भाग होता है वो सॉफ्ट रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर। नेक्स्ट 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, 20 नंबर में हमें दिया हुआ है एक सा ब्लेड फिट करते समय उसके दांतों की दिशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, कि एक सा ब्लेड फिट करते समय दांतों की दिशा किस तरफ होनी चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक सा ब्लेड फिट करते समय उसके दांतों का रुख हैंडल से आगे की ओर होना चाहिए, अर्थात स्लाइडिंग स्क्रू की तरफ होना चाहिए, हैंडल से आगे की तरफ। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हेक्सा फ्रेम है, यहां पर क्या हैंडल लगा हुआ है। ठीक है,
अब हमें ब्लेड अगर इसमें फिट करना है तो ब्लेड के दांतों का झुकाव किधर होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ होना चाहिए, ऐसे हमारा ब्लेड है वो फिट करना चाहिए, क्योंकि जो हैंड हेक्सा होता है उसके द्वारा क्या हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, हैंड हेक्सा के द्वारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होती है, कटिंग होती है, तो इसलिए उसके दांतों की सेटिंग है, यानी कि दांते हैं वो आगे की तरफ करके, हैंडल से आगे की तरफ करके या स्लाइडिंग स्क्रू की तरफ करके क्या हमें उसको फिट करना चाहिए, ठीक है। अब आगे इसमें दिया हुआ ब्लेड टूटने के रीजंस दिए हुए हैं, ब्लेड टूटने के क्या क्या रीजन होते हैं जिनकी वजह से क्या हमारा ब्लेड है वो टूट जाता है। तो इसमें देख लीजिए कि ब्लेड को सही टाइट न करना, यानी कि एक्सा फ्रेम में हमने क्या ब्लेड को सही टाइट फिट नहीं किया है तो टूट जाएगा ब्लेड। जॉब को वाइस के नजदीक न बांधना, अब जॉब को क्या है जहां से हमें काटना काफी दूरी से हमने क्या वाइस से काफी दूरी पर हमने जॉब को बांध रखा है, एक्चुअल में कितनी दूरी होनी चाहिए लगभग, तो वाइस से जॉब को 6 मिलीमीटर से दूर नहीं बांधना चाहिए, मैक्सिमम दूरी है वो कितनी रखनी चाहिए, 6 mm दूर रखना चाहिए जहां पर हम कटिंग कर रहे हैं, ज्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए, तो 4 से 6 mm तक हम इसे ले सकते हैं, 4 से 6 mm तक क्या हम इसे ले सकते हैं, ठीक है, 4 से 6 mm तक हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया जॉब को ढीला बांधना, जॉब अगर लूज होगा तो हम क्या जैसे ही कटिंग करने के लिए आगे की तरफ हम प्रेशर लगाएंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में, तो क्या होगा हमारा जॉब है आगे पीछे हिलेगा, तो उससे हो सकता है ब्लेड पर झटका लगे और ब्लेड टूट जाए। नेक्स्ट है हमारा ब्लेड को कर्व में चलाते समय उसको क्या सीधा कर देना, अब गोलाई में हम कटिंग कर रहे हैं और क्या किया हमने जैसे जैसे इधर गोलाई में काटते जा रहे थे और अचानक क्या कर दिया ब्लेड को हमने सीधा कर दिया, अब जैसे ब्लेड को सीधा करेंगे तो ब्लेड बेंड होगा और ब्लेड बेंड होगा तो क्या होगा वो वहां से टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लापरवाही से भी ब्लेड टूट जाते हैं, यानी कि हमारा ध्यान नहीं है या फिर हम जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं तो उससे भी ब्लेड टूट जाता है, सारथी कारीगर द्वारा हरकतें करने से या शरारतें करने से भी टूट जाता है, ब्लेड को ज्यादा गति पर चलाने से भी क्या होता है ब्लेड हमारा टूट जाता है। अब ब्लेड को क्या बहुत तेज गति पर हमने चलाया जा रहा है, नॉर्मली कितने स्पीड पर चलाना चाहिए, तो 1 मिनट में कितने 60 से 70 स्ट्रोक देने चाहिए, कितने 60 से 70 स्ट्रोक का वो पर मिनट देने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करने से, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि पुराने कट में अगर नया ब्लेड यूज करेंगे तो कैसे हमारा ब्लेड टूट जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, ब्लेड की पिच काम के अनुसार न होना जिससे ब्लेड झटके लेकर चलता है, ब्लेड की पिच है वो क्या काम के अनुसार ना होना, यानी कि हम पतली जॉब काट रहे हैं तो वहां पर क्या फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड यूज ना करके कोर्स या मीडियम पिच ब्लेड यूज करेंगे तो उसके क्या मिनिमम 2 दांते वो हमारे जॉब पर नहीं टिक पाएंगे, अगर 2 मिनिमम दांते जॉब पर नहीं टिक पाएंगे तो क्या होगा डियर फ्रेंड हमारा ब्लेड फंस फंस कर चलेगा और झटका लगने से टूट सकता है। नेक्स्ट है कूलेंट का प्रयोग न करना, अगर हम कूलेंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा टेम्परेचर हमारी ब्लेड का बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या हमारा ब्लेड टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेड को सीधा ना चलाना, यानी कि ब्लेड को क्या सीधा ना चलाना, ब्लेड सीधा चल रहा है थोड़ा सा इधर बेंड हो गया थोड़ा इधर बेंड हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा ब्लेड है वो टूटने का डर रहता है। ब्लेड को आवश्यकता से अधिक प्रेशर देना, दबाव देना, अब जैसे हम कटिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ब्लेड पर बहुत जोर जोर से दबाव देकर उसको चला रहे हैं तो क्या होगा वो लचक से टूट जाएगा, ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो इस वजह से क्या हमारा ब्लेड है वो टूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एक्साइन करने की विधि लिखो, एक्साइन करने की विधि लिखो, तो एक्साइन करने की विधि देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है अब किस किस टाइप से हमें एक्साइन करनी चाहिए तो कुछ जानकारियां इसमें दी है, चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले धातु के अनुसार ब्लेड का हमें चुनाव करना चाहिए, धातु के अनुसार क्या हमें ब्लेड का चयन करना चाहिए, जैसे पतली धातु या पाइप काटने के लिए फाइन या वेरी फाइन पिच का ब्लेड का चयन करना चाहिए, मोटी धातु काटने के लिए कोर्स या मीडियम पिच ब्लेड का प्रयोग है वो करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हेक्सा फ्रेम में ब्लेड इस प्रकार फिट करना चाहिए कि ब्लेड के दांतों का झुकाव विंग नट की तरफ होना चाहिए, दांतों का झुकाव की तरफ होना चाहिए, विंग नट की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ
होना चाहिए। ठीक है, जहां से जॉब को काटना है वहां पर मार्किंग द्वारा निशान कर लेना चाहिए ताकि क्या जॉब इधर उधर से ना कट जाए। नेक्स्ट है, जॉब को वॉइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि काटने वाली रेखा वो साफ दिखाई दे, और इतना दूर भी नहीं बांधना चाहिए वॉइस से कि ज्यादा दूरी हो। मैक्सिमम कितनी दूरी रखनी चाहिए, 4 से 6 mm की दूरी है वो हमें रखनी चाहिए वॉइस से जॉब की। जॉब जॉब वॉइस से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बांधनी चाहिए। अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। जॉब को वॉइस से क्या ज्यादा ऊंचा नहीं बांधना चाहिए, 6 मिलीमीटर की ऊंचाई से ज्यादा हमें नहीं फिट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जहां से जॉब को काटना है वहां पर ब्लेड के 3 से अधिक दांते टिके होने चाहिए। मैक्सिमम वो 2 दांते भी अगर टिके हुए होने चाहिए, कम से कम 2 दांते हैं वो तो टिके हुए होने ही चाहिए। ठीक है, जहां से हमें जॉब को काटना होता है, जिससे कि हमारा ब्लेड फंसेगा नहीं और हमारा ब्लेड वो टूट नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, उसके बाद में क्लास को कंप्लीट करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट है, कट शुरू करने से पहले रेती द्वारा फाइल द्वारा वी ग्रूव बना लेना चाहिए। कट शुरू करने से पहले क्या हमें फाइल के द्वारा छोटा सा वी ग्रूव बना लेना चाहिए, या अंगूठे के नाखून का सहारा देकर कट है वो आरंभ करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, तो ऐसा इसलिए करना चाहिए जैसे कई बार हम क्या कटिंग कर रहे होते हैं, तो जैसे हम कट लगाना शुरू करते हैं तो हमारा ब्लेड क्या इधर उधर धातु पर फिसलने लगता है, और जहां पर हम कट लगाना चाहते हैं वहां पर ना लगकर थोड़ा सा इधर उधर होकर दूसरी जगह कट लग जाता है, जिससे कि हमारे जॉब है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी को बचाने के लिए क्या है, या तो हमें फाइल के द्वारा वी ग्रूव बना लेना चाहिए छोटा सा वहां पर, जिससे क्या ब्लेड उसी जगह पर चले, या फिर अंगूठे के नाखून का सहारा देना चाहिए ब्लेड के पास से जहां पर हमें कटिंग करनी है, और उसके बाद क्या हेक्सा से हमें कटिंग करनी है वो प्रारंभ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सुविधा अनुसार एक हाथ से फ्रेम को हैंडल की तरफ से तथा दूसरे हाथ से फ्रेम को आगे से पकड़कर चलाना चाहिए। अब क्या कई बार देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों हाथों से हैंडल पकड़कर चलाते रहते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक सही विधि नहीं है। ठीक है, राइट मेथड नहीं है। तो सही मेथड क्या है कि एक हाथ से फ्रेम को हैंडल की तरफ से पकड़ना है, हैंडल को पकड़ना है एक हाथ से, और एक हाथ से फ्रेम को आगे से पकड़ना है अगले एंड से, अगले एंड से, यानी कि इधर हैंडल है तो एक हाथ से यहां से हमने क्लैंप कर लिया, दूसरा हाथ हमारा यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा क्या बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, कटिंग करने का क्या बैलेंस बना रहेगा, जहां पर हम कटिंग करना चाहते हैं वहीं पर कटिंग होगी और ब्लेड टूटने के चांसेज है वो भी नहीं रहेंगे। जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस फिगर में दिखाया हुआ है डियर फ्रेंड कि एक हाथ से यहां से पकड़ रखा है इन्होंने और दूसरा हाथ से क्या आगे के किनारे से पकड़ रहा है, तो यह क्या इसका ब्लेड का बैलेंस हमारा बन गया है धातु पर, और यह आसानी से कटिंग कर पाएगा और ब्लेड भी हमारा नहीं टूट पाएगा। ठीक है, 9 नंबर दिया हुआ है आगे, आगे 9 नंबर दिया हुआ है, साइन करते समय दबाव हमेशा फ्रेम आगे ले जाते समय ही देना चाहिए। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या हमें प्रेशर लगाना चाहिए, वापिस आते समय या बैक स्ट्रोक या इसको रिटर्न स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, खाली आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सा जो कटिंग करता है वो क्या फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। जो हैंड एक्सा होते हैं वो हमारे फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं, और जो पावर सा होते हैं, पावर सा मशीनें होते हैं वो कुछ फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं, कुछ रिवर्स स्ट्रोक में कटिंग करते हैं। तो वो क्या है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग कराए या फिर रिटर्न स्ट्रोक में उससे कटिंग होगी। तो वो क्या है, उसके जो हमें सिंबल्स वगैरह या फिर हमें उसका साइन हमें मिल जाता है कि ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा या रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है 10 नंबर, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, 10 नंबर दिया हुआ है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग धातु के अनुसार करना चाहिए। अब जैसे हम एक्सा से कटिंग कर रहे हैं तो अलग अलग धातु के लिए क्या कटिंग टूल हमें जो कूलेंट होता है वो क्या हम अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि कास्ट आयरन की कटिंग के लिए कोई कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, एल्यूमिनियम के लिए मिट्टी का तेल यूज करते हैं। साधारण हम अगर कटिंग करें एमएस फ्लेट की तो उसके लिए क्या हम सोल्यूबल ऑयल है वो ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो कटिंग करते समय क्या हम कूलेंट का प्रयोग वो धातु के अनुसार ही हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है कटिंग करते समय हाथ को ठीक रखना चाहिए। टेढ़ा कर रखने पर क्या ब्लेड टूट सकता है। कटिंग करते समय क्या हमें हाथ का बैलेंस है वो सीधा बनाकर रखना चाहिए। अगर इधर उधर थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो हो सकता है ब्लेड टूट जाए, या फिर जो हम कट लगा रहे हैं या जो स्लोट बना रहे हैं वो क्या हो जाए टेढ़ा हो जाए, जिससे कि हमारा पूरा ही पार्ट है वो
खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या हाथ का बैलेंस है वो सही से बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पतली दांतों की कटिंग करते समय लकड़ी की पैकिंग इत्यादि दे देनी चाहिए। अब पतली दांतों की कटिंग करते समय लकड़ी की पैकिंग इत्यादि क्यों देनी चाहिए, अब पैकिंग इत्यादि इसलिए देनी चाहिए कि पतली दांतों की अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं उस पर, तो हो सकता है वो साथ साथ में क्या होगा, प्रेशर के साथ आगे पीछे बेंड होने का उसका डर रहता है, आगे पीछे मूव होने लग जाए। तो उसके लिए क्या उसके साथ में क्या दोनों साइडों में लकड़ी के टुकड़े लगाकर क्या लकड़ी की पैकिंग देकर हम उसकी कटिंग आसानी से कर सकते हैं। या फिर जैसे कोई पतली पाइप है, बहुत ही पतली पाइप है, उसकी अगर कटिंग करनी है तो उसके अंदर क्या लकड़ी की पैकिंग लगा देंगे पाइप के अंदर, उसके बाद हम आराम से उसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उससे क्या होगा, जो हमारी पाइप जो होगी उसका बेंड होने का खतरा है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ब्लेड को पूरी लंबाई में चलाना चाहिए। अब ब्लेड का जो स्ट्रोक जो हमें देना चाहिए, तो एक स्ट्रोक कब पूरा होता है, जब फॉरवर्ड में जाएगा और वापस रिटर्न स्ट्रोक में जाएगा, तो क्या होगा, हमारा एक स्ट्रोक है वो कंप्लीट होगा। लेकिन स्ट्रोक को क्या पूरी लंबाई में हमें ब्लेड का यूज करना चाहिए, पूरी लंबाई तक हमारा ब्लेड चलना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि इससे सभी दांते होंगे वो एक साथ घिसाई करेंगे, एक साथ कटिंग करेंगे, तो कटिंग भी क्या होगी हमारी जल्दी होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या ब्लेड को पूरी लंबाई में हमें चलाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लेड को ज्यादा तेज गति पर नहीं चलाना चाहिए। अब ब्लेड को अगर हम बहुत ज्यादा तेज गति पर चला रहे हैं तो हो सकता है कोई किसी कारणवश अगर झटका लग जाए, या फिर ब्लेड है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा ज्यादा फास्ट यूज करने से, तो उसके क्या टूटने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या 40 से 60 स्ट्रोक या फिर 60 से 70 स्ट्रोक क्या है पर मिनट हमें देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लेड टूट जाए तो पुराने कट में नया ब्लेड है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लेड टूट जाए तो पुराने कट में नया ब्लेड हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और अगर आपके पास पुराना ब्लेड दूसरा नहीं मिल रहा है, नया ब्लेड यूज करना पड़ जाए, तो क्या हमें कट वो दूसरी साइड से नया कट से यानी नए सिरे से हमें क्या कट को शुरू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज्यादा गहरे कट के लिए डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज है वो करना चाहिए। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज मैंने आपको कल बताया था कि कहां पर करते हैं, जहां पर हमें गहराई में कुछ ग्रूव या स्लॉट बनाने हो, तो वहां पर क्या हम डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज है वो करते हैं। ठीक है, तो हमारा हेक्सा का ये चैप्टर है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा फाइल्स का है, तो फाइल वाले को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइल को हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फाइल को देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, आप हमें इंस्टा या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो 15 जून से हमारा एक न्यू चैनल लॉन्च होने वाला है, तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जो आपको वीडियो मिलेंगे वो पूरी गहराई से पर्टिकुलर वीडियो रहेगा, हर एक चीज का क्या अलग से पर्टिकुलर वीडियो रहेगा। सभी टाइप की बुक से क्या होगा कॉमन पॉइंट है वो निकाले जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसका क्या एक स्पेशल वीडियो डेली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही 15 जून से पब्लिश होगा तो आपको लिंक है उसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।